यकम सितंबर 2023 की रात को एफबीआर ने इनकम टैक्स के फॉर्म्स के अंदर एक ऐसी तब्दीली कर दी जो कि प्रॉपर्टी मालकान और प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं थी। 2 साल से जारी जंग जो कि एफबीआर और प्रॉपर्टी मालकान और प्रॉपर्टी डीलर्स के बीच में चल रही थी, 7E को लेके, डीम्ड इनकम को लेके, वो अब अपने हतमी मराहल के अंदर जो है वो दाखिल हो चुकी है। इस अमेंडमेंट के बाद से जितने भी लोग जो प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। सेक्शन 7E किस तरीके से काम करता है, सेक्शन 7E किन किन लोगों पर अप्लाई किया जाएगा, कितने प्रॉपर्टी मालकान हैं और वो किस तरीके से इफेक्ट होंगे, और जो लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं वो इससे किस तरीके से इफेक्ट होंगे, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वकालत। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। जितने भी प्रॉपर्टी के मालकान हैं उनके लिए एक फिल्थी किस्म का जो टैक्सेशन है वो अप्लाई कर दिया गया रातों रात। जैसे कि एफबीआर ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद से जो है वो ये टैक्सेशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई है प्रॉपर्टी के मामला में। इस चीज को समझने के लिए एक वीडियो डेमोस्ट्रेशन जो है वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है, और किस तरीके से जो है वो अब इन चीजों को जो है वो इफेक्ट होंगे प्रॉपर्टी मालकान जो कि प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। तो आइए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि सन 2022 की एक टैक्स रिटर्न है, और इसके अंदर जो है वो ये प्रॉपर्टीज जो है वो इस तरीके से ऐड थी। किसी भी टैक्स पेयर की जब प्रॉपर्टी को हम डिक्लेयर करते थे वो इस तरह ऐड होती थी। उसके बाद जब हम इनकी 2023 की जो है वो टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए जो है वो उसका फॉर्म ओपन करते हैं, उसकी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और जैसे ही उसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास एक टैब होता था इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न को। इससे ये होता था कि हमारा सारा पिछले साल का जो डाटा होता था ना वो इंपोर्ट हो जाता था। अब उसको जब हम सेव कर लेते थे, लेकिन इसके बाद चेंजिंग क्या आ गई कि सारी चीज़ें तो इंपोर्ट हो रही थी, लेकिन ये जो एसेट्स थे, जितने भी एक शख्स की प्रॉपर्टीज थी, उसमें कोई फार्म हाउस था, रेजिडेंशियल कमर्शियल था, वो कुछ भी इंपोर्ट नहीं हो रहा था। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि एफबीआर वालों ने एक टैब ओपन जो है वो रिटर्न में शामिल कर दिया था, जिसको हम कैपिटल एसेट कहते हैं, सेक्शन 7E का फॉर्म कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसमें कि किस तरीके से जो है वो अब एसेट्स जो है वो आप अपनी टैक्स रिटर्न में जो है वो डिक्लेयर करेंगे। इसमें जो उन्होंने कैपिटल एसेट का जो फॉर्म दे दिया साथ उसमें रिटर्न के पोर्शन में वेल्थ स्टेटमेंट के अलावा, उसमें करना ये पड़ेगा कि आपको सबसे पहले ये देना पड़ेगा कि आपकी प्रॉपर्टी किस नेचर की है, वो फार्म हाउस है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल है, या कोई और चीज़ है। हम मिसाल ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आप उसको एंटर करते हैं, आप कहते हैं जी कि उसका जो मेजरमेंट है वो 5 मरले है, और आप उसकी एंटर करके और वो जो है वो पाक अरब में सिचुएट कर रही है, तो आप जैसे ही ये डिटेल जो है वो लिखेंगे वो आपसे पूछेगा जी कि इसका जो है वो आप सिटी और टाउन भी साथ लिखें, तो आप कहते हैं जी ये लाहौर के अंदर जो है ये सिचुएट कर रही है, तो आप लाहौर की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके फ़ौरन बाद वो आपसे पूछते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी जो है वो एग्जम्प्टेड है कि नहीं। अगर आप उसे कहते हैं हाँ जी एग्जम्प्टेड है, तो आपको फिर आगे रीज़न देनी पड़ती है। उसमें नंबर 1 पे जो रीज़न है वो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि ये स्टे ऑर्डर ग्रांटेड बाय कोर्ट किया है। इसमें नंबर 1 पे आएगा जी वन कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय द टैक्स पेयर। अब इसमें यह है कि हम इसको क्लेम करेंगे कि ये प्रॉपर्टी हम जो है वो खुद से यहाँ पे रह रहे हैं। हम उसको कहते हैं जी हाँ जी ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड भी है, 5 मरले की प्रॉपर्टी है, उसको तकरीबन 900 स्क्वायर फुट जो है वो मिसाल के तौर पर कवर्ड एरिया, हम इसको एंटर कर लेते हैं। अब अगर ये किसी शख्स ने ये प्रॉपर्टी जो है वो आज से 10 साल पहले ली है, और हम क्लेम कर लेते हैं जी कि ये तो प्रॉपर्टी उस वक्त जब ली गई थी, ये हमने डिक्लेयर्ड वैल्यू जो है इसकी वो 20 लाख रुपए थी, हम इसको 20 लाख पे एंटर कर लेते हैं। ये तो होगी उसकी कॉस्ट या डिक्लेयर्ड वैल्यू, लेकिन साथ ही उन्होंने इसमें टैब दे दिया है कि आप इसका फेयर मार्केट वैल्यू भी डिक्लेयर करें। अब फेयर मार्केट वैल्यू किस तरीके से आएगी? फेयर मार्केट वैल्यू के लिए एफबीआर ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो एक टेबल दिया हुआ है, जिसके तहत जो है ना वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो मुख्तलिफ शहरों में आती है उन सब का जो है ना वो लिंक आगे दे दिया गया। जैसे आप उसमें से जो है वो लाहौर को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक फर्दर जो है वो टैब ओपन हो जाता है। जैसे आप इस टैब को जो है वो जो रेट्स हैं जो कि 27 दिसंबर 2022 तक के हैं, उसको आप जो है वो डाउनलोड करते हैं तो आगे आपके पास ये वैल्यूएशन आ जाती है। अब अगर आप इसमें पाक अरब को जो है वो सर्च करेंगे तो हम इसमें देखते हैं कि जी यहाँ पे 10 लाख रुपए या 3230 रुपये जो है वो पर मरले के हिसाब से जो है ना वो रेट दिया गया है। मतलब यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक 5 मरले की प्रॉपर्टी है जो जितनी देर मर्जी पहले ली है, तो अगर हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये 50 लाख रुपीज़ जो है उस प्रॉपर्टी का रेट जो है अब यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू की टर्म में जो है वो ऐड करना पड़ेगा, और फिर आपको इसको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट दे देगा। अब इसमें जो है वो एक प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मिसाल तौर पर एक शख्स है, उसके पास एक से ज़्यादा प्लॉट्स हैं, वो फिर एक सेलेक्ट करता है जी कि मेरे पास जो है वो एक कनाल का प्लॉट है, आप उसको कहते हैं एक कनाल ये है मेरे पास, वो जो है वो भी पाक अरब में जो है वो है, तो आप उसकी जो है वो जैसे डिटेल्स एंटर करते हैं वो आपसे जो है वो मजीद यही चीज़ें पूछेगा कि आप ये प्रॉपर्टी कहाँ पे है, वो आप उसको कहते हैं। अब आप उसको दोबारा ये
फॉर्म पे आके जब एग्जेम्प्टेड की क्लेम करेंगे और आप उसको कहेंगे जी कि हाँ जी ये मैं रिहाइश है मेरी यहाँ पे रह रहा हूँ, तो वो आप जैसे ही उसको जो है वो ये उसका कवर्ड एरिया लिखेंगे 7 रुपये हम दे देते हैं, इसमें 1500 स्क्वायर फुट इस पर कवर्ड है, आप इसको सबमिट करेंगे तो वो आपको जो है ना वो मना कर देगा इसे, दिस रीजन कैन नॉट बी सिलेक्टेड अगेन। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम यही है कि आप एक वक्त में सिर्फ एक प्रॉपर्टी को अपनी ज़ाती रिहाइश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि अगर यही प्रॉपर्टी आप कहते हैं जी कि मेरे बिजनेस पर्पज़ के लिए है, तो वो फिर उस हिसाब से दोबारा से एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अब जैसे ही एग्जाम्प्ट हो जाएगी, आप उसकी जो है वो वैल्यूएशन उसी तरीके से ऐड करेंगे। मिसाल तौर पे ये कमर्शियल है, आप कह लेते हैं ये मैंने 30 लाख रुपए की जो है वो ली थी, लेकिन आप इसकी जब वो कमर्शियल का रेट जो है वो आप इस पर अप्लाई करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि उसमें 16,44,000 रुपये के हिसाब से आपको जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 16,44,110 को अगर आपने 20 मरले की आपकी प्रॉपर्टी है आप करेंगे, तो ये आपके पास जो वैल्यूएशन है वो 3 करोड़ रुपए से ऊपर चली जाएगी एकदम से। आपने जितने मर्जी के लिए वो रेलेवेंट नहीं है। तो जैसे ही आप इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे, तो आप ये देखेंगे नीचे कि उसकी जो वैल्यू है वो एक बिजनेस की हद तक आप उसको एग्जेम्प्ट क्लेम कर रहे हैं, वो आपको अलाउ कर देगा, ठीक है जी आपकी बिजनेस की प्रॉपर्टी है। लेकिन एज इट इज अगर हम इसको जो है वो कहते हैं जी कि नहीं जी एक हमारे पास एक कनाल का और प्लॉट है, और वो जो है वो मिसाल के तौर पे जो है वो पाकरम में ही वो सिचुएटेड है, या वो हम उसको जब एंटर कर लेते हैं तो उसकी सारी डिटेल जो है वो बीच में जब आ जाती है कि हम इसको बताते हैं कि ये लाहौर शहर में जो है वो सिचुएटेड है, तो आपको फिर जो है वो एग्जाम्प्ट की ऑप्शन होनी है। फिर आप इसको जो है ना वो नो एग्जाम्प्ट में अगर जाते हैं और उसमें जो है वो आप उसको कहते हैं जी हाँ जी ये कंस्ट्रक्टेड भी है, क्योंकि आपके पास जो है वो अवेलेबल ग्राउंड अगर नहीं रहती है, क्योंकि आप एक रिहायशी आप ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, और दूसरा ये कि अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, तो ये मैंने वीडियो लिंक दिया हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं सेक्शन 7E के बारे में कि किन किन लोगों को ये एग्जाम्पशन सॉर्ट कर सकते हैं, वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये देख सकते हैं लिंक। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको एग्जाम्पशंस के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन मिसाल तौर पे अगर आपके पास एग्जाम्पशन नहीं है और आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो आप जैसे इसको नो सेलेक्ट करेंगे और आप इधर जो है वो एक कनाल का मिसाल तौर पे आप 1200 स्क्वायर फुट आप उसको जो है वो कंस्ट्रक्शन शो कर देते हैं, तो आपने ये प्रॉपर्टी का मिसाल तौर पे 20 लाख रुपए की भी है वो ली है, ठीक है, आप इसको एंटर कर देते हैं। लेकिन आपने चूंकि ये इसको अगर आप इसको दोबारा से एंटर करते हैं सेम प्राइस के साथ, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो साथ ही आपके ऊपर जो है वो 1% जो है वो टैक्स लगा देगा, और इसको जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। और उसकी वजह यही है कि ये आप जब तक पे नहीं करेंगे, आपका ये रिटर्न का फॉर्म जो है वो आगे जो है वो सबमिट नहीं हो सकता है। और डीम इनकम टैक्स यही है कि अगर आपके पास एक प्लॉट है, अगर आपके पास एक मकान है, अगर वो आपके ज़ाती इस्तेमाल में नहीं है, ज़ाती आप उसको जो है वो बिज़नेस के तौर पे यूज़ नहीं कर रहे, तो आपको उसके ऊपर जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर जो है वो एफबीआर ने रात को जो है वो एक चेंजिंग कर दी है, और वो चेंजिंग ये है कि उन्होंने अब इस वेब स्टेटमेंट के अंदर जो है वो हमें ये ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान टैक्स बार के बाद अलाउ कर दी है। अब अगर हम इसको इंपोर्ट कर भी रहे हैं, तो उसके बावजूद जो है वो हमारे पास जो है वो पिछले साल का डाटा जो है वो इधर शो नहीं हो रहा, लेकिन आप इसको ऐड ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आपको इस रिटर्न के अंदर जो है इन तमाम एसेट्स को भी जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं, तो आप ये देख सकते हैं इसमें कि कैपिटल एसेट 7E के लिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉन फाइलर्स है उनके लिए भी इसी तरह है कि आपने ये प्रॉपर्टी का जो वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो भी लेना है, यानी कि फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए अब ये टैक्स जो है वो कंपलसरी है, और किसी भी सूरत में जो है वो इस टैक्स से नहीं बचा जा सकता। और साहब को ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।